कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2। इसमें चैप्टर का नाम है नए राजा और उनके राज्य। इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले आंतरिक प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर का अब प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है नए राजा और उनके राज्य, यानी न्यू किंग एंड किंगडम्स। इसमें जो चैप्टर के अंदर का जो है प्रश्न पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे जो बुक में दिया हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। क्या आपके विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए छत्री के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? उस दौर में जो है जो छत्री के रूप में है, एक शासक बनने के लिए क्या छत्री के रूप में पैदा होना अनिवार्य था, या किसी भी जात के किसी भी धर्म के लोग शासक बन सकते थे? ये हमसे पूछा है। तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें उसमें पता चलेगा। तो हम तो आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। हमारे विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए छत्री के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था। उस टाइम जो था शासक बनने के लिए छत्री के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था। भारत के कई गैर क्षत्रिय शासक हुए, जिनमें कदम, मयूर शर्मा और गुर्जर, प्रतिहार, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। इन्होंने अपना मतलब ब्राह्मण का जो परंपरागत पेशा होता है वो तो पूजा पाठ वो लोग करते हैं, रामायण पढ़ते हैं और कथा कहते हैं। तो ये लोग अपने पेशे को छोड़कर, ये जितने लोग थे ये लोग ब्राह्मण थे, ये लोग अपने पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया, यानी शास्त्र को छोड़कर शस्त्र अपना लिया। इसके अतिरिक्त कई और भी शासक हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उस दौर में भारत के अधिकांश शासक क्षत्रिय थे। इसके अतिरिक्त कई और भी शासक हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उस दौर में भारत के अधिकांश शासक क्षत्रिय थे। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें जो शासक हुए, इसमें शासक होने के लिए क्षत्रिय होना यानी क्षत्रिय के रूप में पैदा होना ये अनिवार्य नहीं था, यानी महत्वपूर्ण नहीं था। इसमें कोई भी उस समय जो था वो कोई भी मतलब शासक बन सकता था। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाते चलती हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज जाएंगे। बुक में क्वेश्चन कहाँ है मैं ये दिखा देती हूँ आपको। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया ना, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था। वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखी हूँ। ये देखिए, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था में किन मायनों में भिन्न था, यही क्वेश्चन हम इसका आंसर करेंगे। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा, मध्यकाल में भारत में राजवंश कायम था। मध्यकाल जब था तो इसमें जो था राजतंत्र कायम था। जैसे आज के समय में लोकतंत्र है, मतलब जनता अपने हिसाब से किसी प्रत्याशी को चुनती है, मतलब राजा शासक को चुनती है। उस टाइम ऐसा नहीं था। उस समय जो था वो राजतंत्र था, और राजतंत्र में जो शासक थे वह परंपरागत ये परंपरागत नहीं होगा। राजतंत्र में जो शासक थे वो वंशानुगत हुआ करते थे, मतलब दादा जो है उनके पिता, फिर पिता का जो बेटा है वो, फिर बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, ऐसे करके मतलब उस समय का जो राजतंत्र था वो वंशानुगत हुआ करते थे। अर्थात राजा का ही पुत्र राजा होता था, जो राजा था उसका ही पुत्र राजा होता था। लेकिन आज की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, जिसमें जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। जो जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है वही लोग आज के समय में शासन करते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं, यानी कि जो शासक है उसको चुनते सरकार का गठन करते हैं। मध्यकाल में जनता न तो राजा का चुनाव कर सकती थी और ना ही राजा को हटा सकती थी। मध्यकाल की जो जनता थी वो उस समय जो था वो राजतंत्र था। राजतंत्र में जो है वो वंशानुगत हुआ करता था, यानी जो राजा का पुत्र था वही राजा हुआ करता था और कोई नहीं हो सकता था। लेकिन आज के टाइम में मतलब आधुनिक युग में जो है वो यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, यानी कि जिसको जिस जनता के द्वारा जो है ये प्रतिनिधि शासन करते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो शासन करते हैं।
उस समय जो था वो जनता ना तो राजा का चुनाव कर सकती थी और ना ही राजा को हटा सकती थी। तो ये इसमें भिन्न था इस मायनों में। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज पर और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण करना चाहते थे। मानचित्र 1 को देख के हमें ये इसका कारण बताना है कि जिसके चलते जो शासक थे वो कन्नौज और गंगा की घाटी के ऊपर नियंत्रण करना चाहते, ये हमें बताना है। ओके, अब देखिए ये रहा हमारा मानचित्र 1। ओके, मानचित्र 1 यहाँ पे देखिए दिया हुआ ना, मानचित्र 1 में क्वेश्चन पूछा तो मानचित्र 1 को देख के हमें बताना है कि कन्नौज और गंगा घाटी पर जो शासक थे वो क्यों इस पर नियंत्रण करना चाहते थे। तो यहाँ देखिए ये हमारा हो गया कन्नौज और ये हो गई हमारी गंगा नदी, ये यहाँ से ऐसे गई तो ये हो गई गंगा नदी, और हमें बताना है कि इस पर क्यों शासन करना चाहते थे। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये कि कन्नौज पर जो शासक थे जिसके चलते ये शासक कन्नौज पर और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण करना चाहते थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक के पूर्वार्ध तक कन्नौज भारत का राजनीतिक शक्ति का केंद्र रहा है। देख रहे हैं आप, 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक जो है ये कन्नौज जो था वो भारत का राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। और कन्नौज आज के टाइम में जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है आज के समय में। और कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में स्थित था। ये कन्नौज जो था वो उत्तर भारत के मध्य में स्थित था, इसलिए गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट, ये 3 जो थे गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने लंबे समय तक कन्नौज के लिए संघर्ष किया, जिससे इन शासकों का कन्नौज पर नियंत्रण कायम हो सके। इस पर नियंत्रण के लिए इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत संघर्ष किया। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, 3 पक्ष हो गए ना, गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो चूँकि इस समय जो ये 3 वंश थे तो 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अगर आपसे त्रिपक्षीय संघर्ष पूछे तो उसमें ये 3 शासक आएंगे, गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट। और इन्होंने जो है वो कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ी, मतलब कन्नौज को पाने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, क्योंकि 3 वंशों ने 3 पक्ष में इसकी लड़ाई थी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर है, प्राचीन व मध्यकाल के राजाओं द्वारा कई तरह के दावे किए जाते थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? जो प्राचीन व मध्यकाल के राजा थे उनके द्वारा कई दावे किए जाते थे, और आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे ये आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा, कई प्रशस्तियों में शासक कई तरह की दावे करते थे। प्रशस्तियों से ही हमें पता चलता है कि मतलब उस टाइम की जो शासक थे वो क्या दावे करते थे। प्रशस्ति और अभिलेखों से, प्रशस्ति जो होती है जैसे प्रशंसा की गई हो, किसी राजा के बारे में प्रशंसा की गई हो तो उसी को हम प्रशस्ति बोलते हैं। तो ये हो गया, कई प्रशस्तियों में शासक कई तरह के दावे करते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति में वर्णन किया कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। ये मतलब इसमें प्रशस्तियों में अपनी प्रशंसा कर रहा है, किस तरह से सूरवीर के रूप में, विजय योद्धा के रूप में। ये समुद्रगुप्त अपनी प्रशस्ति में वर्णन किया कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। इस तरह के दावे शासक अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित करने की। तो आपको पता चल गया ना कि ये दावे उन्होंने क्यों किए होंगे आपके विचार से। ये सब तक गलत भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग ये किए होंगे। वो तो अपने विचार को मतलब अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए, जो है ये प्रशस्तियाँ लिखवाते थे, मिसाल देना चाहते थे। तो ये जो प्रशस्तियाँ थी ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई थी। तो ये हो गया कि
आपके विचार से ऐसे दांव क्यों क्यों होंगे, तो ये आपका हो गया आंसर, अपने आप को सम्मानित करने के लिए और गौरवान्वित करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। जो चाहमान थे वो अपने इलाकों का विस्तार क्यों करना चाहा होगा, ये एक देख के हमें बताना है। ओके, तो देखते हैं आंसर कि चाहमान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। ये जो चाहमान वंश था ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। ये जो थे वो मतलब अपने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण के क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। ऑब्वियस सी बात है कि अभी उधर इसका तो इन लोगों का नियंत्रण तो था नहीं, तो वहाँ पे दूसरा कोई राजा रहा होगा। अब गुजरात में यानी कि पश्चिम की ओर जो थे वो गुजरात में वो चालुक्य थे, और उत्तर प्रदेश के जो थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो गढ़वाल थे। अब इन्हें तो संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि टक्कर तो लेनी पड़ेगी, तभी नियंत्रण कर सकते, अगर जीत गए तब। तो ये इन्हें करना पड़ा। फिर चौहानों ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी शक्ति का मतलब प्रतिष्ठा और शक्ति को मजबूत करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, मतलब उसका नाम हो इतने मतलब और क्षेत्र को इन्होंने अपने नियंत्रण में कर लिया और इतने अपने क्षेत्र को इतना विस्तार कर लिया, तो इसलिए इन्होंने इस इलाके का विस्तार करना चाहा होगा। ओके, अब नेक्स्ट है 6 नंबर। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? तो ये जब आप पैराग्राफ्स पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये जो महिलाएं थी क्या ऐसे सभाओं में हिस्सेदारी लेती थी। अब आपको ये बुक से पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको बस इसका आंसर बता रही हूँ, इसका समरी मैं बाद में कराऊंगी। ओके, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा बुक से, पहले बुक में देखिएगा। आप लोग जब ये क्वेश्चन करिएगा तो बुक से मिला के करिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ पे है और किससे रिलेट कर रहा है, फिर उसके बाद आप लोग ये आंसर देखिएगा क्वेश्चन। ओके, तो उत्तर हो जाएगा हमारा, महिलाओं का सभाओं में भाग लेने का प्रमाण इतिहास के किसी साक्ष्य में नहीं मिला है। जो महिलाएं थी उस समय की, उसमें सभाओं में भाग लेने का जो प्रमाण है वो इतिहास के किसी भी साक्ष्य में नहीं मिला है कि हाँ उस समय की जो महिलाएं थी सभाओं में भाग लेती थी। चोल प्रशासन की कुछ समितियों में ही सदस्यों का चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। जो चोल प्रशासन के जो कुछ समितियों में जो सदस्य थे उनका चुनाव जो है वो लॉटरी से किया जाता था, और बाकी सदस्यों का चुनाव जो है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। और कुछ समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका सही है। तो कुछ सदस्यों की जो समितियों के सदस्यों के चुनाव थे वो लॉटरी का तरीका ही अपनाते थे, तो इस तरह इनका चुनाव किया जाता था। तो इसमें इन सभाओं में जो महिलाएं थी उनकी भागीदारी कहाँ से रहेगी? तो इसी तरह इसे जो है कोई प्रमाण नहीं मिला है कि हिस्सेदारी थी या नहीं थी। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।